हेलो दोस्तों, रिजल्ट मित्र के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं अभय प्रताप सिंह। आज हम अपने इस स्पेशल टॉपिक में बात करने वाले हैं यूपीएस के बारे में। पिछले कुछ दिनों से आप इस नाम से बिल्कुल परिचित हो चुके होंगे और ये जो एक नाम इतना चर्चा में चल रहा है, इसका क्या आधार है, इससे क्या-क्या परिवर्तन होने वाले हैं, क्या-क्या इसके लाभ हैं, इन सभी पर हम बात करने वाले हैं। अब यहाँ पर आपको शॉर्ट में समझना ये है कि जो यूपीएस है, इसे हम एकीकृत पेंशन योजना के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पर जो शब्द है पेंशन, पेंशन होता क्या है? जब कोई एक कर्मचारी किसी संस्था या फिर सरकार के नियंत्रण में होकर काम करता है, तो जब तक वह अपनी क्षमता पर है, जब तक वह कार्य करने की स्थिति में है, तब तक तो कार्य करेगा, मुख्यतः 65 साल तक। लेकिन जब उसकी आयु ऐसी हो जाती है कि वह कार्य करने में सक्षम नहीं रहता है, तो यहाँ पर उसे अपनी आजीविका चलाने में दिक्कत होती है। क्यों? जैसे जब तक आप कार्य कर रहे हो तब तक तो आपको पैसा मिलेगा, सैलरी मिलेगी। लेकिन जहाँ आपने कार्य करना बंद किया तो सरकार और कंपनी पैसे भी बंद कर देंगे सैलरी देने को। कौन बैठे-बैठे सैलरी देगा, है ना? आजकल काम करने के लोग पैसे देने से कतराने लगते हैं, तो ये तो क्या है यहाँ पर? ये तो यहाँ पर दूसरी बात हो जाती है कि आप कर रहे हैं तो कौन पैसे देगा? इसी संदर्भ में आपको समझना है कि सरकार पेंशन योजना लेके आई थी, जिसके तहत यहाँ पर आपके वर्क पीरियड में से थोड़ा-थोड़ा पैसा काटा जाता था, जिसको बैंक में डिपॉज़िट किया जाता था, उसी से आपको हर महीने यहाँ पर पेंशन दी जाती थी। ठीक है? ये पेंशन स्कीम रहती है, जिससे बुजुर्ग व्यक्ति अपना जीवन यापन कर सकें। अब जैसे कोई पुरुष जो जॉब में है, जो रिटायर होता है, तो उसको पेंशन दी जाती थी। अब व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो उसकी पत्नी को अपना खर्चा चलाने के लिए भी पेंशन दी जाती थी, ठीक है? तो इस प्रकार से एक प्रकार कह सकते हैं कि हस्बैंड वाइफ का आराम से जीवन निर्वाह हो जाता था। अब यहाँ पर सरकार ने पेंशन को बंद कर दिया था, जिसका काफ़ी व्यापक विरोध हो रहा था। अब यहाँ पर सरकार एकीकृत पेंशन योजना लेके आई है, जिसमें कुछ मुख्य प्रावधान किए गए हैं, जिससे लोग लाभान्वित हो सकें। यही चीज़ आज हमें यहाँ पर समझनी है। सबसे पहले तो ये आपको देखना है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में क्या किया है यहाँ पर? एक नई एकीकृत पेंशन योजना को लागू किया है, ठीक है? किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया है यहाँ पर केंद्र सरकार के द्वारा, ठीक है? तो राज्य सरकारों का अभी इसमें कोई इतना योगदान नहीं है, मतलब अगर चाहें तो इसे लागू कर सकती हैं अपने यहाँ पर, अभी किया नहीं है, कभी केंद्र सरकार ने किया है, ठीक है? अब यहाँ पर आप देखेंगे, यह नई पेंशन योजना 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी। कब से होगी? अगले साल का जो वित्त वर्ष प्रारंभ होगा 1 अप्रैल, ठीक है? तो 1 अप्रैल 2025 से ये लागू हो जाएगी, प्रभावी हो जाएगी। अब देखिए, अब इसमें क्या-क्या मुख्य प्रावधान किए गए हैं? तो इसके अंतर्गत आप देखेंगे, इस योजना के तहत जो कर्मचारी होंगे, ठीक है? उनको अंतिम 12 महीनों के जो औसत होगा, उसको निकाला जाएगा और उसका 50% उनको दिया जाएगा। मतलब जैसे कोई कर्मचारी रिटायर होने वाला है, तो रिटायर होने से पहले जो 12 महीने होंगे, उसमें जो उसका औसत वेतन रहा हो 12 महीने का, वो औसत वेतन निकाला जाएगा और फिर उसका 50% निकाल के उसको यहाँ पर क्या किया जाएगा कि यहाँ पर उसको पेंशन के रूप में प्रदान किया जाएगा, ठीक है? अब देखिए, इस नई व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए क्या किया यहाँ पर? सरकार ने पेंशन कोष में यहाँ पर कुछ बदलाव किए हैं, ठीक है? और यहाँ पर आप देखेंगे, कर्मचारियों के मूल वेतन और महंगाई भत्ते की जो वर्तमान यहाँ पर सीमा है, इसे 14% से बढ़ाकर 18.5% कर दिया है। अब सरकार महंगाई भत्ता भी देती है, तो जब महंगाई भत्ता देती है तो उसे 14% से बढ़ाकर 18.5% कर दिया गया है। अब ये जो नई स्कीम है, जो यूपीएस लागू किया गया है, इसके बारे में कहा जा रहा है कि आने वाले वित्त वर्ष में 2025-26 का जो आपका फाइनेंशियल ईयर है, इसमें केंद्र सरकार के ऊपर अतिरिक्त 6000 यहाँ पर 250 करोड़ का यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर भार पड़ेगा। इतनी यहाँ पर केंद्र सरकार को पेंशन के ऊपर पैसा देना पड़ेगा, ये केंद्र सरकार के ऊपर अतिरिक्त भार पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए, अब ये जो यूपीएस लागू की गई है, इसके लिए एक आवश्यक शर्त रखी गई है कि ये केवल उन केंद्रीय कर्मचारियों के ऊपर लागू होगा, जिन्होंने कम से कम 25 वर्ष की सेवा दी है, ठीक है? तो आपको यूपीएस का लाभ लेने के लिए आवश्यक है कि आपने 25 वर्ष की सेवा यहाँ पर प्रदान की हो, ठीक? इतनी सेवा तो आपको देनी पड़ेगी, इससे पहले आप इसके हकदार नहीं होंगे।
अब देखो, अब इसे लागू कब किया गया था? तो यूपीएस को लागू करने के लिए वर्ष 2023 में एक समिति का गठन किया गया था और समिति का नाम था टीवी सोमनाथन समिति। इस समिति की रिपोर्ट पर ही यहाँ पर क्या किया गया, यूपीएस को लागू किया गया। तो वनडे एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, जो यूपीएस एकीकृत पेंशन योजना है, इसे किसकी सिफारिश पर लागू किया गया? तो टीवी सोमनाथ समिति की सिफारिश पर इसे लागू किया गया है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कुछ यहाँ पर मुख्य प्रावधान, जैसे कि वर्गीकरण इसके अलग अलग कैटेगरी में किए गए हैं। पहला जो वर्गीकरण किया है सुनिश्चित पेंशन के रूप में किया गया है, यानी कि जिस व्यक्ति ने न्यूनतम 25 वर्षों तक केंद्र सरकार में अपनी सेवाएं प्रदान की हैं, उसके अंतिम वर्ष के जो 12 महीने होंगे उनका औसत निकाला जाएगा और उसका 50% यहाँ पर क्या होगा, पेंशन के रूप में प्रदान किया जाएगा। एक बात तो ये हो गई। और दूसरी बात यहाँ पर ये है, कम से कम 10 वर्ष की सेवा तक अवधि के लिए पेंशन का आधार आनुपातिक होगा। 10 वर्ष की तक की जो अवधि होगी सेवा की, उसके लिए आनुपातिक आपको यहाँ पर आधार के रूप में पेंशन दी जाएगी। दूसरे यहाँ पर आप देखेंगे सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन। अब ये तो हो गई कर्मचारी की कि हाँ भैया, कर्मचारी की जो अंतिम वर्ष होगी उसके 12 महीने का आप औसत निकालोगे, उसका 50% पेंशन के रूप में दे दोगे। अब एक बार बताओ, अगर कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो कर्मचारी की पत्नी भी है, उसको भी अपना खर्चा चलाना है, वो तो अपने पति की इनकम पर ही निर्भर थी। तो यहां पर होगा क्या, पेंशन कर्मचारी की मृत्यु होने पर परिवारजन को क्या होगा, यहाँ पर पेंशन देने का प्रावधान किया गया है। और इस पेंशन पर आप देखेंगे कि पेंशन की राशि का निर्धारण मूल्य, जो मृत्यु हुई है व्यक्ति की, उसको जो पेंशन मिलती थी उसका 60% के बराबर दिया जाएगा। यानी कि जैसे मैं हूं, मैंने केंद्र सरकार में 25 वर्ष तक कार्य किया या 25 वर्ष से अधिक कार्य किया, अब मैं रिटायर होता हूं तो मुझे जो पेंशन दी जाती है, ये दी जाती है कितनी, ये दी जाती है मुझे मान लीजिए 100 रुपए, ठीक है। अब आप मान लीजिए कि मेरा कोई ऐसा पत्नी है, मेरे ऊपर कोई आश्रित है, तो मेरी मृत्यु का क्या होगा, यहाँ पर उसको 60% यानी कि 60 रुपए पेंशन दी जाएगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर प्रावधान है, जितनी पेंशन मुझे दी जाएगी उसका 60% मेरे ऊपर जो आश्रित होगा, मुख्यतः पत्नी, उसे ये पेंशन दी जाएगी, ठीक। तो यहाँ पर जब आप आगे आएंगे तो यहाँ पर देखिए न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन क्या होगी, तो न्यूनतम 10 वर्ष तक काम करने वाले जो कर्मचारी होंगे उनके सेवानिवृत्ति के बाद प्रति माह 10,000 पेंशन के रूप में उनको दिया जाएगा, ठीक। आगे आ जाओ। अब यहाँ पर आप देखेंगे मुद्रास्फीति सूचकांक के बारे में दिया गया है कि मुद्रास्फीति सूचकांक क्या है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर औद्योगिक श्रमिकों के लिए जो प्रदान किया जाता है, उसी के आधार पर यहाँ पर जो हमारे केंद्रीय कर्मचारी होंगे उन्हें भी महंगाई भत्ता प्रदान किए जाने की बात की गई, ठीक। ये मुख्यतः इसमें बताया गया है। अब यहाँ पर देखें यूएसपी की अन्य विशेषताएं, और यहाँ पर आप देखें कई सारी विशेषताओं के बारे में यहाँ पर बताया, जैसे कि सेवा के प्रत्येक पूर्ण 3 महीने के लिए सेवानिवृत्ति की तिथि पर मासिक पारिश्रमिक क्या होगा, 10% यानी 10% महंगाई भत्ता उसको प्रदान किया जाएगा, ठीक। अब देखो, अब यहाँ पर जो पेंशन है आपकी, इसे 2 भागों में विभाजित किया गया है, यानी कि 2 कोर्स इसके रखे गए हैं, ठीक है। पहला जो हिस्सा होगा इसमें कर्मचारी जो पेंशनर है, जो पेंशन का दाव लेना चाहता है, साथ में सरकार, कौन सरकार, केंद्र सरकार क्या करेगी, यहाँ पर अपना अपना योगदान देगी जो 10% के बराबर होगा, ठीक। जिसे कर्मचारी द्वारा किए गए यहाँ पर निवेश के विकल्प के अनुसार यहाँ पर क्या है, निवेशित किया जाएगा, ठीक। मतलब जो पेंशनर है, जो पेंशन का लाभ लेने वाला कर्मचारी है, उसके द्वारा केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक हिस्सा डिपॉजिट के रूप में जमा किया जाएगा, ठीक, जो 10% होगा। दूसरी चीज यहाँ पर आप देखेंगे पेंशन के लिए सरकार के योगदान का 8.5% का जो दूसरा हिस्सा होगा वो अलग से जमा और निवेशित किया जाएगा। एक हिस्सा 10% जो जमा किया जाएगा, दूसरा हिस्सा 8.5% ये भी सरकार के योगदान के बाद जमा किया जाएगा, ठीक। अब देखो, अब यहाँ पर बात आती है कि इस स्कीम के अंतर्गत किन्हें किन्हें शामिल किया गया है। तो इस स्कीम के अंतर्गत केंद्र सरकार के लगभग 23 लाख कर्मचारी शामिल होने वाले हैं, और कहा जा रहा है कि अगर इसमें राज्य कर्मचारियों को भी शामिल किया जाता है तो ये डाटा लगभग 90 लाख के आसपास पहुंच जाएगा, ठीक है। और यहां पर आप देखेंगे यूपीएस और एनपीएस यानी कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के वर्तमान नामांकन जो कर्मचारी हैं
उनके लिए वैकल्पिक होगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पर एनएसपी क्या था, एनएसपी की अगर हम बात करते हैं तो इसे सशस्त्र बलों को छोड़कर बाकी सरकारी कर्मचारियों के लिए 1 जनवरी 2004 से लागू किया गया था। ठीक है। इसमें पेंशन और यहाँ पर जो फंड होते हैं ये नियामक एवं विकास प्राधिकरण के द्वारा लागू किया गया था। किसके द्वारा? पेंशन फंड और नियामक एवं विकास प्राधिकरण के द्वारा 1 मई 2009 से स्वैच्छिक आधार पर एनपीएस का विस्तार सभी नागरिकों के लिए यहाँ पर कर दिया गया, चाहे वो किसी प्रकार सरकारी कर्मचारी हो। एनपीएस के लिए आवेदन करते समय उम्र सीमा 18 से 65 वर्ष होनी चाहिए, क्योंकि सरकारी कर्मचारी जो होते हैं केंद्र के अधिकतर लोगों को 65 वर्ष की आयु यहाँ पर रखी गई है। 65 वर्ष की यहाँ पर आयु होनी चाहिए। ठीक। अब जब यहाँ पर कोई देश का कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, यहाँ पर एनपीएस का लाभ लेने का हकदार होगा, लेकिन कुछ अपवाद हैं जो एनपीएस का लाभ नहीं ले सकते। कौन कौन? पहला, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया ओसीआई, दूसरा पीआईओ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, तीसरा अविभाजित हिंदू परिवार। ये लोग एनपीएस के हकदार नहीं होंगे और बाकी सबको एनपीएस प्रदान किया जाएगा। ठीक। तो ये आपके टॉपिक थे जिसके बारे में हमने चर्चा की। इसमें हमने जाना कैसे केंद्र सरकार एक नई स्कीम लेके आई है जिसमें मुख्यतः ये प्रावधान किया गया है कि आप अगर न्यूनतम 25 वर्ष तक यहाँ पर अपनी सेवाएं केंद्र सरकार के कर्मचारी के रूप में देते हैं तो जो अंतिम साल होगी उसके जो 12 महीने होंगे उनका ऑन एवरेज निकाल के 50% आपको प्रदान किया जाएगा पेंशन के रूप में। और जो 10 वर्ष में अपनी जॉब से यहाँ पे सेवानिवृत्त होता है उसे 10,000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। इसी प्रकार से आपके ऊपर जो आश्रित हैं जैसे कि आपकी पत्नी, तो उनको आपकी मृत्यु के बाद जो आपकी अंतिम पेंशन होगी उसका 60% आपके जीवन साथी को प्रदान किया जाएगा। ठीक। ये यहाँ पर प्रावधान किए गए हैं एकीकृत पेंशन योजना के तहत। ठीक है। अब हम मिलेंगे आपसे अपने अगले टॉपिक में, तब तक के लिए थैंक यू।